हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कथा संग्रह मानसरोवर की कहानी सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली, तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरी ब्याह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू हर दिन एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयुवना के सामने क्या जंचती। फिर भी वो जाते हुए स्वामित्र को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। उजड़ते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती थी। वो इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू एक दिन पहले ही दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को रामू की साड़ी की इतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के रंग में विघ्न डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है उससे मैं अभी से नोन तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो क्या रुपए आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ना दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं जो वो रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ काम किया, उसका ये फल मिला है, तो अब मेरी बला काम करने आती है। रामू बोला, मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना होगा। रजिया बोली, मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा होकर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी मैं विधवा हो गई। रामू दिल में इतना समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसे उसके रूप में लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो, संभव था। कुछ देर बाद रजिया को जाकर मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कम न थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू की। बोली, आज दीदी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा है कर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करें, और कुछ नहीं। तुम चुपचाप पड़े रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, नहीं तो उसका मिजाज और आसमान चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती नहीं हो कितनी घमंडिन है वो। मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वो अब पहले जैसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में ये कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग होकर रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। ये घर उसी के पैसा पैसा जोड़कर बनवाया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन भी उसी ने शुरू किया। इसी घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसीलिए कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वो इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो वह क्यों उसकी परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं या सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? अगर आज मेरे बेटे जीते होते तो क्या मजाल की ये नई स्त्री लाते और मेरी ऐसी दुर्गति करते। इस निर्दयी को इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी।
वो आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर पाती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वो समझ ना सका कि वो चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। वो चोरों की भांति जाना ना चाहती थी। वो दासी को, उसके पति को और इस गांव को दिखा देना चाहती थी कि वो इस घर से ढेले की भी चीज़ नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की एक भी चीज़ ना लेकर जाती हूँ। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में ना आया। उसे आशा ना थी कि वो यूं जाएगी। जब वो घर ढोकर ले जाएगी तब वो गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो लेकर जाओगी। रजिया ने उससे मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वो बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस गांव में आई थी वो रामू के गांव से मिला ही हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वो कैसी कुशल गृहिणी है और कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, ये यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी भी कम पड़ जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर उसे लाग लग गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति अपार हो जाती है। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वो रामू का दिखा देना चाहती थी कि वो रामू से अलग होकर भी आराम से रह सकती है। वो अब पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की अच्छी जोड़ी है। रजिया उसे खली भूसी देकर नहीं रह जाती। रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती हैं और घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो या पति हो, सब तुम ही हो। मेरी जान अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वो मनुष्य नहीं हैं, बैल हैं। दोनों सर नीचे करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखकर कितने प्रेम से उसे ताकने लगते हैं। कितने हर्ष से वो कंधा हिलाकर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। ये तो बस वो लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है और उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप में अपना विकास ना कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना है 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या। जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू, तो रोने लगा। घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया को एक लड़का हुआ है। वो तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी और अब तो लड़कौरी है। कैसे काम धंधा करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर कहने चाहिए, नई दुल्हनिया यूं कैसे रहे। रजिया ने घर के अंदर जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वो एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वो आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वो कहीं ना मिला।
तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वो शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस समय जलन में उसने वो शाप दिया था, अब वो जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं थी, दया के योग्य थी। उसने सोचा रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताज़ा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा। पड़ोस की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकाले। रजिया ने टोकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी। वो तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वो चाहे जो कुछ कर बैठे, यूँ मुझे कभी कुछ ना कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा जो औरतों के बस में ना हो जाता है? दसिया के कारण उनकी ये दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई, कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को साना पानी देने का बेला हो गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू के गांव की ओर जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा है। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर कौन उसे बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा, वो आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ? जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर संभल गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही होगी। रोती तो नहीं थी, वो क्यों रोएगी? बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन में रामू ही की ओर लगा हुआ था। स्नेह की स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थीं। एक बार जब वो बीमार पड़ी थी, वो बात याद आ गई। 10 साल हो गए वो कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिन में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और चाहे जितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ भी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुआ। खेती की उपज कम होने लगी, और जो होती भी थी तो उठ पटांग खर्च हो जाती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे ना थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी सब छूट गया। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था, और अब वो दशा हो गई थी
कि जब हम भविष्य में से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रज़िया को याद करके वो बार बार रोता और दसिया को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वो आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा, पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम भी नहीं था। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश कैसे उठेगी? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ तो घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहनों की आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने ही कौन थे, किसान की बिसात ही क्या। 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, और हो भी क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में तो कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरो रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक हैं। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पूछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू? क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे या सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बिचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। रजिया बोली, तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है। कुंची लेते जाओ, मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल कर दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वो तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वो चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में मैं और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था सर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना सताया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हों मुझे बता देना, मैं कोई झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध नहीं उतर रहा। गाय जो तुम छोड़ गई थी वो मर गई, दूध नहीं पाता है। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी, रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए। किसी से मांगने ना पड़े। दसिया का जौहर भी इस त्याग की आंच में निखर आया। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वो सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोकू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बात भी पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चल रहा है, जब थक जाऊंगी तब जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज अगर जोखू के बाप होते तो कोई और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं, मैं तो हूँ। जितना वो करते हैं मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते हुए देख रजिया ने कहा, बहू तुम रोती क्यों हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। दीदी, तुम मेरी माता हो। तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे,
उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ इतनी खुशहाली। रजिया भी मुस्कुराकर रो दी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।